हेलो बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बेटा रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना। देखो, जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर द वर्क, यानी कि उनको अपना वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। हम कहेंगे कि वो एनर्जी हमको मिलती कहाँ से है ना। तो हमको पता है कि दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो आपके प्लांट्स हैं और एक आपके एनिमल्स हैं, है ना। जब अपन एनिमल्स की बात करते हैं या प्लांट्स की बात करते हैं तो हम कहेंगे जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और फिर क्या होता है कि वो फूड स्टार्च के फॉर्म में उनके सेल्स में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। बाद में वो स्टार्च जो है वो ब्रेक होता है ना। और जब वो स्टार्च ब्रेक होता है तो ब्रेक होकर के उससे क्या मिलता है बेटा? एनर्जी मिलती है ना। तो जो वो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है बेटा? एटीपी के फॉर्म में मिलती है। हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि एनिमल्स अगर हेटेरोट्रॉप्स हैं तो दे आल्सो नीड एनर्जी। तो वो हेटेरोट्रॉप्स हैं यानी वो प्लांट से क्या करते हैं? एनर्जी गेट करते हैं, यानी फूड कंज्यूम करते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि उनके सेल्स में जो आपका ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है। और जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो उससे क्या मिलती है? एटीपी मिलती है ना। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस या एटीपी फॉर्मेशन की, है ना, तो हम कहेंगे कि हमारे सेल ऑर्गेनेल में, हमारे सेल के अंदर, है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। आप सभी लोगों ने बेटा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? हम कहेंगे वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब उसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है। और जब उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो उससे क्या मिलती है? एटीपी मिलती है ना। और वो एटीपी जाकर के हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड हो जाती है। और वहीं पे वो क्या रहती है? स्टोर्ड होती है, यानी कि सेल को जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नीड्स होती हैं, उस तरीके से सेल्स क्या करता है? उस एटीपी का यूज करता है ना। तो जब हम रिस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे देखो प्लांट्स में क्या होता है, कहेंगे प्लांट्स में जो रिस्पिरेशन होता है यानी कि उसमें क्या होता है? लो अमाउंट में होता है ना। हम ये कहेंगे कि प्लांट्स में एक्चुअल में क्या होता है, तो कहेंगे प्लांट्स अपना फूड जो है वो खुद से सिंथेसाइज करते हैं, है ना। उनमें अगर अपन बात करें तो हम कहेंगे कि उनमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो उनको एनर्जी की कम जरूरत होती है ना। तो हम कहेंगे कि प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो लो अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर करते हैं, है ना। इसलिए उनमें जो प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? लो होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। जैसे हम लोग अपनी बात करें, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बेटा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो हमारे अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे जो सारे सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स क्या करते हैं? रिस्पिरेट करते हैं, जिससे हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है एटीपी के फॉर्म में, है ना। तो अगर अपन रिस्पिरेशन को एक सिंपल डेफिनेशन में डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे क्या होगा? तो कहेंगे बेटा रिस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, टू गेट एनर्जी और एटीपी, है ना। एंड दिस एनर्जी स्टोर्ड, है ना, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एनर्जी आपकी कहां पे स्टोर्ड होगी बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर्ड होगी। ओके, तो यहां पे अपन डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। हम कहेंगे कि इट इट इज इट इज ए बायोलॉजिकल it is a biological process it is a biological process, ठीक है, occur in all occur in all living organism। अब यहाँ पे बेटा जब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की गई तो हम यहाँ पे एक चीज ब्रैकेट में लिख देंगे कि चाहे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, है ना, हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, या यहाँ पे अपन बात करेंगे बेटा प्रोक्रियोटिक सेल, है ना, प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल। तो हम कहेंगे जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या सभी टाइप के लिविंग सेल्स में ये प्रोसेस आपका क्या होता है? कॉमनली होता है ना। तो इस प्रोसेस में होता क्या है? हम कहेंगे इन दिस प्रोसेस
process, in this process, the glucose the glucose breaks into CO2 water CO2 water and a large amount of and a large amount of energy in the form of in the form of ATP in presence of ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब ये जो प्रोसेस होता है वो कहां पे होता है बेटा, सेल के अंदर होता है ना। तो चाहे किसी भी टाइप का लिविंग सेल होगा, उन सभी सेल के अंदर आपका क्या होगा, ये रिस्पिरेशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है ये किस लेवल का होता है, सेलुलर लेवल का, है ना। तो हम कहेंगे ये आपके सेल में होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको अपन सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे कि इट अकर inside the cell, so it called cellular respiration। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड, यहां तक की बात क्लियर है। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस है ना, हम कहेंगे ये प्रोसेस होता कहां पे है ना। तो देखो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, है ना, या मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो हम कहेंगे मेन जो प्रोसेस होगा वो तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन जो इनिशियल प्रोसेस होता है ना, वो आपका कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। अब मान लो प्रोकैरियोटिक सेल, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं बेटा, है ना। तो वहां पे क्या होगा कि आपका ये जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में होगा। अंडरस्टैंड, तो ये बात भी अपन यहां पे लिख देंगे। हम कहेंगे दिस प्रोसेस occur in the cytoplasm of prokaryotic cell, and in eukaryotic cell it occur inside cytoplasm and माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ रिस्पिरेशन की। जब अपन टाइप ऑफ रिस्पिरेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। जब एरोबिक की बात करते हैं तो हम कहेंगे ये प्रोसेस आपका, जैसा कि नेम से आपको पता होना चाहिए, ये प्रोसेस आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और जो आपका एनएरोबिक रिस्पिरेशन होगा वो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो जब अपन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, है ना, किसका, ग्लूकोज का। और जब अपन एरोबिक की बात करेंगे तो वहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, है ना। तो अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा तो क्या होगा, हमको वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, है ना, इसके अलावा वाटर मिलेगा, और साथ ही साथ हमको एटीपी मिलेगी, है ना। लेकिन अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ तो हम कहेंगे, इनकम्प्लीट अगर ब्रेकडाउन हुआ तो वहां पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपका प्रोडक्ट वहां पे बदल जाएगा, है ना।
अब ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सेल्स है। मान लो कि अगर ह्यूमन बीइंग में मसल सेल्स है, तो अगर मसल सेल्स है तो वहां पे जो रिस्पिरेशन होगा, है ना, अगर वो एनारोबिक रिस्पिरेशन है तो हम कहेंगे ह्यूमन के मसल सेल्स में अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है तो वहां पे क्या बनेगा बेटा, लैक्टिक एसिड बनेगा, है ना। लेकिन अगर वहीं अगर अपन बात करेंगे बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में भी लैक्टिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक ईस्ट सेल की बात करूं, ईस्ट आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, आपने इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ा होगा, है ना। तो ईस्ट में अगर अपन बात करें तो हम कहेंगे ईस्ट में क्या होगा, कहेंगे ईस्ट में जो है वो एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर उसमें क्या हुआ, कहेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन हुआ। तो दो टाइप का आपका रिस्पिरेशन होता है सेलुलर, एरोबिक और एनारोबिक। दोनों को यहां पे अपन लिख देते हैं। दोनों को अपन यहां पे बेटा लिख देंगे। हम कहेंगे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, तो यहां पे ऐसे करके अपन लिख देंगे, है ना, ऐसे करके यहां पे अपन लिख देंगे। तो सबसे पहले यहां पे अपन बात करेंगे किसकी, एरोबिक रिस्पिरेशन की। एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करेंगे। और एक तरफ अपन बात करेंगे किसकी, एरोबिक रिस्पिरेशन, है ना। तो दोनों टाइप के रिस्पिरेशन की यहां पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एरोबिक की बात करेंगे। तो एरोबिक में क्या होगा, कहेंगे कि हियर हियर द कंप्लीट कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज अकर, है ना। दूसरा क्या होगा, कहेंगे इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे होगा क्या, कहेंगे यहां पे आपका ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये ब्रेक होगा, है ना, ये आपका ब्रेक होगा बेटा। और ब्रेक होकर के इससे बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपका एटीपी बनेगी, है ना। जब हम यहाँ पे एटीपी की बात करेंगे तो कहेंगे टोटल कितनी एटीपी बनेगी, तो कहेंगे यहाँ पे आपका टोटल 38 एटीपी बनेगा। ये एनर्जी आपकी रिलीज होती है, और ये एनर्जी एट लास्ट कहां जाकर के स्टोर होती है बेटा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। जब एनारोबिक की बात करेंगे तो एनारोबिक है यानी ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा, तो यहाँ पे आपका होगा क्या, कहेंगे ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इस तरीके से कि हियर द इनकम्प्लीट oxidation incomplete oxidation of ग्लूकोज अकर। तो यहां पे आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, है ना। तो कहेंगे इट अकर इन absence ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा यहां पे सिंपली क्या होगा कि मान लो ये ग्लूकोज है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, देखो यहाँ पे दो चीजें होंगी। पहली, अगर ये प्रोसेस मसल सेल में होता है, ध्यान देना, अगर ये प्रोसेस मसल सेल और बैक्टीरिया में होगा, है ना, बैक्टीरिया, तो कहेंगे अगर ये प्रोसेस मसल्स या बैक्टीरिया में होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, कहेंगे लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ओके। अगर यही प्रोसेस आपका ईस्ट सेल में हुआ, समझ रहे हो, अगर यही प्रोसेस आपका ईस्ट सेल में हुआ
तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, कहेंगे इसका रिजल्ट होगा आपका एथिल एल्कोहल, है ना, एथिल एल्कोहल, और प्लस आपका यहाँ पे CO2, है ना। अब ये तो बात हो गई आपके किसके बारे में, टाइप ऑफ रिस्पिरेशन के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बेटा बात करेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन की। तो अगर मैं एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करता हूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका क्या होगा, सभी टाइप के सेल्स में होगा। इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होगा, आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, है ना। और ये ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो वहां पे वो कंप्लीट किसमें ब्रेक हो जाएगा, कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, साथ ही आपका वाटर, और साथ ही आपका 38 ATP का फॉर्मेशन होगा, है ना। या फिर इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में बेटा होगा क्या, कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन में इस तरीके से होता, मान लो ये C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन यहां पे हो गया, ये ब्रेक होगा तो यहां पे बनेगा क्या, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस आपका 38 ATP। और ये ATP आपका फाइनली कहां पे चला जाता है, तो कहेंगे फाइनली ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। मेरी बात समझ में आई इतनी, है ना। अब अपन आगे चलेंगे और बात करेंगे कंप्लीट एरोबिक रिस्पिरेशन की, है ना। तो आगे चलते हैं बेटा और एरोबिक रिस्पिरेशन को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। वहां पे हम लोग बात करेंगे आज ग्लाइकोलिसिस के बारे में, है ना। तो चलिए अब देखिए, जब मैं यहां पे लिखूंगा ग्लूकोज, देखो मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है बेटा, मेरा पर्पस ये है कि हम यहां पे क्या करेंगे, कहेंगे ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हमको ब्रेक करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हमको मिलना क्या चाहिए, हमको मिलना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हमको 38 ATP, ये हमारा मेन एम है ना। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे अपन बात करेंगे किसके बारे में, हम कहेंगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा एरोबिक रिस्पिरेशन की, एरोबिक रिस्पिरेशन की हम यहाँ बात करेंगे। जब मैं यहाँ आपसे एरोबिक रिस्पिरेशन की बात कर रहा हूं तो यानी कि इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, है ना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या कि ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP। ये 38 ATP बाद में कहां पे चला जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर्ड होता है ना। अब मैं आपको बेटा बताता हूं कि ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन है ये आपके सभी टाइप के सेल्स में होगा, है ना। सभी टाइप के सेल्स का मतलब चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली हम सभी को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये प्रोसेस हम कहेंगे कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन है, ये एरोबिक रिस्पिरेशन आपके सभी टाइप के सेल में होगा, है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो कहेंगे इट अकर्स इन ऑल, इट अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल, है ना। अब बेटा अगर प्रोकैरियोट सेल है तो उसके साइटोप्लाज्म में होगा, अगर यूकैरियोट सेल है तो वहां पे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। मेरी बात समझ में आई। अच्छा रीजन क्या है, क्योंकि बेटा प्रोकैरियोट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो पाए ही नहीं जाते, है ना। तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी। हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर आपका प्रोकैरियोटिक सेल है तो कहां होगा, इन साइटोप्लाज्म में होगा। अगर आपका यूकैरियोटिक सेल है ना, तो हम कहेंगे बेटा अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में कहां पे होगा, कहेंगे साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। मेरी बात समझ में आई है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि रिस्पिरेशन इन आप प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि जब अपन यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे लेके आएंगे, सबसे पहले हम कहेंगे ये हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल, है ना बेटा। यूकैरियोटिक सेल में होगा क्या, कहेंगे ये आपका रहा ग्लूकोज। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्या बना दिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। ओके, ध्यान से देखना, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ये ग्लूकोज है। मान लो ये आपका क्या है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या होगा कि ग्लूकोज कहां पे आएगा, आपका सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज ऐसा नहीं है कि ये ग्लूकोज तुरंत ब्रेक हुआ और तुरंत इससे जो है साइटोप्लाज्म में एटीपी बन गई, तुरंत आपका, ऐसा स्टेप वाइज प्रोसेस होता है ना। तो ये जब यूकैरियोटिक सेल में बात करेंगे तो हम कहेंगे सबसे पहले क्या होगा, कहेंगे इस ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। पार्शियल का मतलब क्या होगा कि कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे ग्लूकोज का नहीं होता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का क्या होगा बेटा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। और जब यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, कहेंगे यहाँ पे इस ग्लूकोज का ये पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, है ना, ध्यान से देखना, ये हुआ आपका पार्शियल ब्रेकडाउन। तो जब अपन पार्शियल ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज से बनेगा क्या, कहेंगे यहाँ से ग्लूकोज कितने कार्बन का है बेटा, 6 कार्बन का। तो यहां से ग्लूकोज से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जिसका नाम होगा पायरुविक एसिड। तो यहां पे आपका ये पायरुविक एसिड बनेगा, और ये पायरुविक एसिड एक्चुअल में है कितने कार्बन का, तो कहेंगे 3 कार्बन का, और कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब आगे का प्रोसेस डिपेंड करेगा किस पे, ऑक्सीजन। तो हम एरोबिक पढ़ रहे हैं तो कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये पायरुविक एसिड एंटर कर जाएगा कहां पे बेटा, कहेंगे ये पायरुविक एसिड आपका एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अंडरस्टैंड। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये पायरुविक एसिड, है ना, सबसे पहले क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड एक लिंक रिएक्शन में जाता है ना, समझ में आया, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अंडरस्टैंड। तो हम कहेंगे ये पायरुविक एसिड जो है वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये पायरुविक एसिड क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और ये कन्वर्ट होकर के एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसको अपन बोलते हैं एस्टाइल कोएंजाइम ए, है ना। और वो एस्टाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है, तो कहेंगे इन लिंक रिएक्शन बनता है। तो ये पायरुविक एसिड बाद में आपका लिंक रिएक्शन में जाएगा, ये आपका लिंक रिएक्शन में गया, और यहां से आपका बना क्या, तो कहेंगे यहां पे आपका बना ये एसिटिल कोएंजाइम ए। समझ में आया। तो नंबर 2 तो ये हो गया। अब यहां पे क्या है, कहेंगे आपने पढ़ा हो, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है ना, उस मैट्रिक्स वाले पार्ट में एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं क्रेब साइकिल। तो ये एस्टाइल कोएंजाइम एंटर करेगा कहां पे बेटा, कहेंगे क्रेब साइकिल के अंदर, है ना, ये अंदर ये एंटर किया क्रेब साइकिल में, है ना। अब क्रेब साइकिल में जाने के बाद होगा क्या, कहेंगे देखो अब यहाँ पे इस एस्टाइल कोएंजाइम का ब्रेकडाउन होगा, है ना। तो ये साइक्लिक प्रोसेस होगा। अब होगा क्या, हम कहेंगे कि यहाँ पे मैंने बात की थी, हम कहेंगे यहाँ पे ये पार्शियल ब्रेकडाउन है। तो जब पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नो CO2 फॉर्मेशन, है ना, ठीक है भाई, कहेंगे नो CO2 फॉर्मेशन, यहाँ कोई कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपका CO2 बनेगा। तो देखो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हैं, दिख रहा है आपको, पहले एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का एंटर करेगा, है ना। जब एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का यहाँ पे एंटर करेगा तो होगा क्या कि जब ये पायरुविक एसिड आपका लिंक रिएक्शन में जाएगा तो इस लिंक रिएक्शन से क्या निकलेगा बेटा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अंडरस्टैंड। यानी कि पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ज होने में आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और जब ये एस्टाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पे आपके 2 कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से निकलेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि एक पायरुविक एसिड जब आपका
पार्टिसिपेट करता है एरोबिक रिस्पिरेशन में, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं बेटा? 3 कार्बन डाइऑक्साइड। तो पायरुविक एसिड हैं कितने? 2। तो इसका मतलब जब 2 पायरुविक एसिड यहाँ पे एंटर करेंगे, है ना, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा? 6। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था कि एरोबिक रिस्पिरेशन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं बेटा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक पायरुविक एसिड से और 3 कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे पायरुविक एसिड से। अंडरस्टैंड है ना? इसके अलावा क्या होगा? कहेंगे इसके अलावा आपका यहाँ पे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना? अब जो यहाँ पे और क्या क्या चीजें बनेंगी, तो कहेंगे कि जब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे ग्लाइकोलिस, जब यहाँ पे अपन पार्शियल ब्रेकडाउन पढ़ेंगे यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, तो इस टाइम पे यहाँ पे आपका 2 एटीपी, है ना, और साथ ही साथ आपके 2 NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। मेरी बात समझ रहे हो? 2 NADPH2 और 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, है ना? इसके अलावा जब हम यहां पे जाएंगे तो यहां भी आपका ये NADPH2 बनेगा। ओके, क्रेब साइकिल में जाएंगे बेटा, तो यहां भी आपका क्या बनेगा? NADPH2 बनेगा। तो मैं कहूंगा यहां पे आपका NADPH2 बनेगा, साथ ही साथ यहां पे आपका एक और कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जिसको अपन FADPH2 बोलते हैं, है ना? साथ ही यहाँ पे आपका ATP भी बनेगा। अंडरस्टैंड? अब हम कहेंगे क्या कि ये जो आपने तो सर बताया, आप बोलोगे कि बेटा आपने तो सर बताया था कि ATP बनता है, लेकिन यहाँ पे तो NADPH2 भी बनता है। देखो NADPH2 क्या होता है? ये एक कोएंजाइम होता है जो कि रिड्यूस फॉर्म में होता है ना? होता क्या है कि जितना भी NADPH2 यहाँ पे बना, चाहे वो आपके पार्शियल ब्रेकडाउन में बना, चाहे वो यहाँ पे आपके कंप्लीट ब्रेकडाउन में बना, ये सारे के सारे NADPH2 कहाँ पे जाएंगे? हम कहेंगे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का आप इनर मेम्ब्रेन देख रहे हो, है ना, इस इनर मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल प्रोसेस पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं ETS, है ना? ETS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सारे के सारे ये NADPH2 यानी यहाँ का जो NADPH2 होगा, यहाँ का जो NADPH2 होगा, यहाँ का जो NADPH2 होगा, इन सभी NADPH2 का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं कहूंगा कि ये जितने भी NADPH2 हैं इनका सबका ETS में ऑक्सीडेशन होगा, और जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो हमको मिलेगा क्या बेटा? हमको यहाँ पे मिलेगा जो है वो ATP मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये आपका होता है एक कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। अंडरस्टैंड? अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हम कहेंगे कि सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। साइटोप्लाज्म के जो अंदर प्रोसेस होता है जहां पे ग्लूकोज आपका ब्रेक होकर के पायरुविक एसिड बनाता है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो हम लोग बेटा अब बात करेंगे कंप्लीट किस पे? ग्लाइकोलिसिस पे। अंडरस्टैंड? तो आइए हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। चलिए अब अपन यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे, है ना? ग्लाइकोलिसिस ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये ग्लाइकोलिसिस। बेटा ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये आपका क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो यानी कि ब्रेकडाउन, सीधा लिखेंगे कि ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू, किसमें ब्रेकडाउन हो रहा था? पायरुविक एसिड में। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, है ना? तो पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होना किसका? ग्लूकोज का। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहां पे होती है? तो कहेंगे ये प्रोसेस आपका इन साइटोप्लाज्म में होती है ना? बेटा क्या यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है? नहीं, मैंने क्या बताया? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इन साइटोप्लाज्म एंड पार्शियल ब्रेकडाउन। यहां पे आपका क्या होगा? कहेंगे यहां पे आपका ये पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसके अलावा यहां पे और क्या होगा? कहेंगे इस प्रोसेस को होने में, है ना, ढेर सारे एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होंगे। तो यहां पे आपका रिक्वायरमेंट क्या होगा? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, है ना? तो हम कहेंगे कि इट अकर इन
इन प्रेजेंस ऑफ रिस्पायरेटरी एंजाइम, यानी ये प्रोसेस आपका रिस्पायरेटरी एंजाइम के अंडर होगा, है ना। इसके अलावा अगर अपन देखें तो हम कहेंगे ये आपका 10 स्टेप प्रोसेस होता है, यानी कि 10 स्टेप्स इसमें होते हैं, है ना। इसके अलावा जब 10 स्टेप हैं तो कितने एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होंगे बेटा? 10 एंजाइम रिक्वायरमेंट होंगे। तो कहेंगे 10 एंजाइम्स रिक्वायर, ओके। यानी कि इस प्रोसेस को करने के लिए बेटा 10 एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब अगर मैं इन 10 स्टेप्स की बात करता हूं तो हम कहेंगे इसमें से जो 3 स्टेप्स होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, और जो बाकी के 7 स्टेप्स होंगे वो आपके क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे, है ना। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आप लोग जानते हैं, यानी कि रिवर्सिबल का मतलब क्या? कि जिसको दोबारा से कन्वर्ट किया जा सके। इरिवर्सिबल के क्या मतलब? कि जिसको कन्वर्ट ना किया जा सके। तो इसमें जो फर्स्ट, थर्ड और जो 10th स्टेप होता है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। तो हम कहेंगे कि 1, 3 एंड 10th स्टेप इज इरिवर्सिबल, ये आपका रिवर्सिबल होगा। अब यहां पे अपन कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में। चलिए, अब यहां पे अपन इस कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? कहेंगे सबसे पहले यहां पे आपका ये ग्लूकोज आएगा। ध्यान से देखना बच्चों, पहले स्टेप में क्या होगा? कहेंगे ग्लूकोज जो है वो आपका ब्रेक होगा, है ना। ग्लूकोज कितने कार्बन का है बेटा? 6 कार्बन का। तो हम कहेंगे यहां पे आपका एक एंजाइम रिक्वायर होगा जिसको अपन बोलेंगे काइनेज एंजाइम, है ना। हेक्सोकाइनेज एंजाइम, यानी ग्लूकोज को, यानी शुगर के मॉलिक्यूल्स को काइनेज एंजाइम क्या करेगा? ब्रेक करने का काम करेगा। तो कहेंगे सबसे पहले क्या होगा? कहेंगे ये जो आपका ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज क्या होगा? कहेंगे ग्लूकोज आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, है ना, ये आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें? कहेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो कहेंगे यहां पे आपका जो एंजाइम होगा वो क्या होगा बेटा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या होगा? ब्रेक होगा। अब इस प्रोसेस को करने के लिए एक एलिमेंट होता है जो रिक्वायरमेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। तो हम कहेंगे यहां पे मैग्नीशियम आयन क्या होगा? ये रिक्वायर होगा। अब ये जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, इस प्रोसेस में एक एटीपी क्या होती है? कंज्यूम हो जाती है। तो हम कहेंगे यहां पे क्या होगा? कहेंगे एक एटीपी जो है वो आपका कंज्यूम हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका? कहेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एडीपी में। अब देखो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेटा क्या होगा? कहेंगे ये आपका कन्वर्ट होगा, है ना, इसका आइसोमेराइजेशन हो जाएगा। और जब इसका आइसोमेराइजेशन होगा, आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है? कि जस्ट इसका आइसोमेरेज कर देना, है ना, जस्ट इसका कन्वर्टेबल फॉर्म, है ना। तो हम कहेंगे कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहां पे कौन सा एंजाइम होगा? कहेंगे आइसोमेरेज। और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कहेंगे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, है ना। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब थर्ड स्टेप पे क्या होगा? ये स्टेप आपका क्या है? रिवर्सिबल है ना। तो यहां पे इसलिए अपन ये रिवर्सिबल का प्रोसेस लगाएंगे। अब जो थर्ड स्टेप होता है, मैंने क्या बताया था? टोटली इरिवर्सिबल होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि यहाँ पे आपका जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, ये अगेन क्या होगा? कहेंगे अगेन ये आपका एक एटीपी कंज्यूम करेगा। यहाँ पे ये एक एटीपी बेटा ये कंज्यूम करेगा, है ना। और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? कहेंगे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में।
तो ये आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे जो एंजाइम यूज होगा उसको बोलेंगे फास्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। अच्छा, इस फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को कॉमनली अपन बताएं क्या बोलते हैं? इसको बेटा कॉमनली बोलते हैं अपन पेसमेकर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ओके, तो ये इसको कॉमनली बोलते हैं पेसमेकर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ये नीट में आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका 6 कार्बन, ये भी आपका 6 कार्बन का है ना। अब होगा क्या, कहेंगे ये जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपका आगे जाकर के ये क्या होगा, कहेंगे ये आपका ब्रेक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। और ये एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, इसको 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा 3-3 कार्बन के। एक आपका बनेगा डाइहैप जिसको अपन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं, और दूसरा आपका बनेगा पीजीएल जिसको अपन फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो स्टेप है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका रिवर्सिबल होगा। तो ये आपका 2 पार्ट में टूटेगा। एक आपका डीएचएपी यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का, और दूसरा आपका टूटेगा किसमें, पीजीएल में, यानी कि फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये भी आपका बेटा कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। किस एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ है, तो एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ है ना। हम कहेंगे एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम। अब ये जो पीजीएल है, देखो ये दोनों प्रोसेस क्या है, ये दोनों प्रोसेस आपके इरिवर्सिबल है, यानी कि ये डाइहैप इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये पीजीएल डाइहैप में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां से जो रिएक्शन चलेगी वो क्या चलेगी, डबल चलेगी, है ना, क्योंकि ये भी तो आपका आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो कहेंगे ये भी आपका आ रहा है। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो पीजीएल है, ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा, कहेंगे ये जो आपका पीजीएल है, ये पीजीएल का क्या होगा, कहेंगे यहां पे आपका होगा क्या, कहेंगे यहां पे आपका फास्फोराइलेशन होगा। और जब यहां पे आपका फास्फोराइलेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप आपका आकर के बाइंड अप होगा और ये पीजीएल आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,3 डाई पीजीए में कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 डाई पीजीए यानी 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस में होगा क्या, कहेंगे इस प्रोसेस में आपका 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ पे रिड्यूस होगा NAD प्लस किसमें, NADPH2 में। ओके, तो अपन यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका 5th हो गया, ये आपका 6th स्टेप हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पे आपके दो NAD प्लस ये आपके कन्वर्ट होंगे किसमें, कहेंगे 2 NADPH2 में कन्वर्ट होगा, है ना बेटा, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, कहेंगे ये जो प्रोसेस है ना, इसके बाद आपका क्या होगा, कहेंगे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 डाई पीजीए। पीजीए का मतलब क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, कहेंगे ये जो 1,3 डाई पीजीए है ना, ये बेटा आपका फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, कहेंगे ये आपका कन्वर्ट होगा या आपका 3 पीजीए, यानी एक फॉस्फेट यहां से रिमूव हो जाएगा। और साथ ही साथ यहां पे क्या होगा, कहेंगे 2 ATP का यहां पे फॉर्मेशन होगा, है ना। तो यहां भी आपका क्या होगा, कहेंगे ये आपका फास्फोराइलेशन होगा, तो यहां पे आपके 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो कहेंगे यहां पे आपका ये 2 ATP, ये 2 ADP से आपका क्या होगा, कहेंगे 2 ATP बनेगा, है ना। और कौन सा यहां पे कंपाउंड बनेगा, तो कहेंगे यहां पे आपका बनेगा 3 PGA। तो ये आपका बन गया 3 PGA। और कौन सा एंजाइम होगा, काइनेज एंजाइम होगा, है ना। तो यहां पे भी आपका क्या होगा बेटा, कहेंगे ये आपका काइनेज एंजाइम होगा, अंडरस्टैंड। अब ये 3 PGA आपका किसमें कन्वर्ट होगा, कहेंगे ये आपका 2 PGA में कन्वर्ट होगा। लो
ये आपका 2 PGA में कन्वर्ट होगा, 2 PGA में कन्वर्ट होगा, है ना, 2 PGA में कन्वर्ट होगा। ये सभी आपके रिवर्सिबल हैं। अब फिर उसके बाद क्या होगा, कहेंगे ये जो आपका 3 PGA 2 PGA में कन्वर्ट हुआ, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये आपका आइसोमेराइजेशन हुआ। तो यहां पे आपका आइसोमेरेज एंजाइम यूज होगा। अंडरस्टैंड? ये जो 2 PGA है ना, ये 2 PGA क्या होगा, कहेंगे इस 2 PGA का यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा, कहेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा, और ये इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, है ना, कहेंगे इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेप का मतलब क्या, पेप का फुल फॉर्म होता है फॉस्फिनॉल पाइरुवेट, है ना, तो ये आपका फॉस्फिनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा ये जो पीपी है, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 10th स्टेप है, ये आपका क्या होता है, पूरी तरीके से इरिवर्सिबल होता है ना। तो यानी कि ये जो पीपी है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होगा, और उस इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम क्या है, कहेंगे उस इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम है आपका पाइरुवेट काइनेज, है ना। तो यहाँ पे दूसरा चीज क्या होगा, यहाँ पे फास्फोराइलेशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, फिर से 2 ADP जो है वो आपका फास्फोराइलेट हो जाएगा, किसमें, 2 ATP में फास्फोराइलेट हो जाएगा। तो हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, एंजाइम कौन सा बेटा, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा आपका पाइरुविक एसिड में। और ये जो पाइरुविक एसिड है, यानी कि CH3 COO और COOH, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ये पाइरुविक एसिड है कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। साथ ही साथ अगर अपन देखें तो इसके कितने मॉलिक्यूल हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल। तो हमारा जो ये स्टेप है, अगर मैं इस स्टेप को काउंट करूं तो एक बार काउंट कर लेते हैं बेटा। देखो पहला स्टेप ये हो गया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखना। स्टेप नंबर कौन सा होगा, कहेंगे ये आपका 3 हो गया। यहाँ पे ये आपका कौन सा हो गया, 4 हो गया। ये आपका 5 स्टेप हो गया। ये आपका 6 स्टेप हो गया। फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा, कहेंगे ये आपका 7 हो गया। ये आपका 8 हो गया। यहाँ पे आपका ये 9 स्टेप हो गया। और लास्ट में ये वाला जो स्टेप है, ये आपका 10 हो गया। तो टोटल यहाँ पे हमने कितने स्टेप्स आपको बताए, 10 स्टेप्स हो गए, है ना। तो 10 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। यानी कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो आपका फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, पायरुविक एसिड में, है ना। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे एटीपी सिंथेसिस की, है ना। तो जब यहाँ पे अपन एटीपी सिंथेसिस की बात करेंगे, एटीपी सिंथेसिस, तो देखो 2 मेथड से होता है एटीपी सिंथेसिस। एक होता है डायरेक्ट, या उसको अपन बोलेंगे एसएलपी यानी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो यहां पे आपका ये हो जाएगा डायरेक्ट और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। या दूसरा होगा इनडायरेक्ट, ठीक है, या इसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोराइलेशन। अब बेटा सबस्ट्रेट लेवल अगर फास्फोराइलेशन पे अपन देखें तो हम कहेंगे जहां पे डायरेक्ट एटीपी बनती हो। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो डायरेक्ट एटीपी कहां पे बन रही है, कहेंगे एक तो आपका 7th नंबर स्टेप पे बन रहा है, और एक आपका 10 स्टेप पे बन रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका कहां पे बन रहा है, कहेंगे एक तो जब 1,3 डाई पीजी आपका 3 PGA में कन्वर्ट होता है यहाँ, और एक आपका पेप जब कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस। तो हम कहेंगे कि स्टेप 7 एंड 10th में क्या होता है, कहेंगे यहां पे आपका एटीपी बनता है। अंडरस्टैंड?
जब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब इनडायरेक्टली देखेंगे तो इनडायरेक्टली आपका केवल एक जगह बन रहा है, कहां पे बेटा, कहेंगे एट स्टेप 6, है ना। तो कहेंगे यहाँ पे स्टेप 6 में आपका क्या हो रहा है, कहेंगे स्टेप 6 में आपका NADPH2 बन रहा है ना। ये NADPH2 क्या होगा, कहेंगे बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया में, मैंने आपको बताया ना, बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के कन्वर्ट होगा और क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, ATP प्रोवाइड करेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ATP और टोटल नंबर ऑफ NADPH2 आपके ग्लाइकोलिसिस में कितने बने। तो एक बार गिन लेते हैं। देखो 2 NADPH2 यहां बना, 2 ATP आपका यहां बना और 2 ATP आपका यहां बना। यानी कि अगर अपन डायरेक्ट में देखें तो हम कहेंगे डायरेक्ट में आपके कितने ATP बन रहे हैं बेटा, 4 ATP बन रहे हैं, है ना। इनडायरेक्ट में क्या होगा, कहेंगे जो एक NADPH2 है ये जब ब्रेक होता है तो 3 NADPH2 का फॉर्मेशन करता है ना। तो यहाँ पे बना कितना ATP बेटा, कहेंगे NADPH2 2 बना, तो 2 का मतलब कितने ATP हो गए बेटा, 6 NADPH2, सॉरी 6 ATP हो गए ना। तो कहेंगे 2 कहेंगे 2 NADPH2 और ये कन्वर्ट होके हमको कितने ATP देगा, 6 ATP देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन इन ग्लाइकोलिसिस में देखें तो हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस में बना कितना, कहेंगे टोटल ATP बना 10। ध्यान से देखना 10 बने कि नहीं भाई, 2 ATP यहां, 2 ATP यहां, 2 NADPH2, ये आगे जाकर के क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा तो कितने ATP बनाएगा, 6। तो हम ये कहेंगे कि अगर यहां पे ग्लाइकोलिसिस में देखें, है ना, तो कहेंगे ग्लाइकोलिसिस में जो ATP है वो कितना है बेटा, कहेंगे 10 ATP है, लेकिन 10 ATP फॉर्म, 10 ATP बना टोटल, है ना। लेकिन यहां पे आप स्टार्टिंग में देखिए, यहां पे मैंने देखो 2 ATP यहां पे क्या हुआ था, कंज्यूम हो गया था ना। तो हम कहेंगे यहां पे 2 ATP कंज्यूम हुआ था तो वो यहीं से तो गया था, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस 10 में से 2 ATP माइनस कर देंगे। अब जब यहां पे 2 ATP माइनस करेंगे तो टोटल बेटा कितना आ गया, 8 ATP जो है वो बना। तो इसका मतलब कि जब यहां पे अपन बात करेंगे कि टोटल ATP फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस तो आपका कितना होगा, 8 ATP बनेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यानी कि आपके 38 ATP में से जो 8 ATP है वो कहां पे बन जाता है बेटा, आपके ग्लाइकोलिसिस में, और बाकी का ATP आपका कहां बनेगा, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। अंडरस्टैंड। सो दिस इज द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, है ना, एंड इट अकर इन द साइटोप्लाज्म, और ये कॉमन प्रोसेस होता है जो कि सभी टाइप के सेल्स में होगा। इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब ये जो यहाँ पे बेटा ये पायरुविक एसिड बना, यही पायरुविक एसिड आगे जाके क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, कहां पे, कहेंगे यही पायरुविक एसिड आपका आगे जाएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स साइकिल में। अंडरस्टैंड, ओके। तो ग्लाइकोलिसिस यहां पे जाकर के आज आपका एंड होता है। ओके, थैंक यू बेटा।